तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल Z01 पे। तो आज हम लोग लेकर आए हैं 7 क्लास का सामाजिक विज्ञान यानी कि भूगोल, जो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3। हम लोगों ने पहला दूसरा चैप्टर तो पढ़ चुका है, उसका क्वेश्चन आंसर भी कर लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे हमारी बदलती पृथ्वी के बारे में। तो पढ़ने से पहले जानेंगे कि ये जो दिया गया है कि हमारी बदलती पृथ्वी, आखिर ये ऐसा क्यों दिया गया है। इसका देने का तात्पर्य क्या है कि ये बोला गया कि हमारी बदलती पृथ्वी, यानी कि ये हमारी बदलती पृथ्वी जो है, यानी पृथ्वी के अंदर जितने भी प्रकार की घटनाएं जो होती है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि हमारी पृथ्वी किस प्रकार आए दिन नए नए परिवर्तन उसमें होते जा रहे हैं, किस किस प्रकार का इसमें बदलाव होते जा रहा है। आइए हम लोग उसको डिटेल से जानने का प्रयास करें। तो चलिए वीडियो को समय बिना व्यर्थ किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिसे स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। यानी कि स्थल मंडल यानी कि जिस भूमि पे हम लोग रहते हैं उस भूमि के पार्ट को ही हम लोग स्थल मंडल कहते हैं। यह जो स्थल मंडल है ये अनेक प्लेटों में विभाजित है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। प्रत्येक वर्ष कुछ मिलीमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता है, जैसे कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। आगे है, प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियां उत्पन्न होती है। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होता है उन्हें अंतर्जनित बल यानी कि एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, एवं बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनित बल यानी कि एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। चित्र 3.1 में देखेंगे हम लोग कि कौन से एक क्रियाकलाप दिया गया है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। बोला गया है कि अंतर्जनिक बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसे आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। एक क्रियाकलाप यहाँ दिया गया है, बोलता है क्रियाकलाप में कि एक रंगीन कागज की छोटी सी गोली लीजिए और इसे जल के आधे भरे बीकर में रख दीजिए। बीकर में तिहाई पर पानी रख दीजिए, यानी कि कोई गैस या स्टोव वगैरह में पानी रख दीजिए। जल गर्म होने पर देखेंगे कि गर्म जल की परतें के कागज की गोली भी ऊपर उठती है और ठंडे पानी की परतों के साथ यह गोली नीचे बैठती है। आगे बोला गया है कि पृथ्वी के अंदर स्थित पिघला हुआ मैग्मा इसी प्रकार गति करता है। यानी कि क्या कीजिए, एक स्टोव वगैरह लीजिए, ठीक है, एक स्टोव लीजिए, उसमें आग लगा दीजिए और एक बीकर लीजिए, एक छोटा सा गोली रखिए उसमें और इसको माचिस से हिट कीजिए। जैसे जैसे ये जलेगा देखेंगे कि ये जो गोली का जो पार्ट है ये ऊपर उठता जाएगा। ठीक इसी प्रकार हम लोग का जो पृथ्वी है उसमें इसी प्रकार का हम लोग को जो मैग्मा यानी कि लावा है वही पृथ्वी के अंदर से ही धीरे धीरे यानी कमजोर सतह जहाँ होती है वहां से ये फाड़ कर निकल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की गतियां यानी कि पृथ्वी की गतियां को दो प्रकार में विभाजित किया गया है। पहला है अंतर्जनिक बल, दूसरा है बहिर्जनित बल। अंतर्जनित बल को भी दो प्रकार में विभाजित किया गया है। पहला आकस्मिक और दूसरा है पटल विरूपण बल। ये जो है आकस्मिक बल में कौन कौन सी चीज यानी घटनाएं होती है, इसमें होता है भूकंप होता है, ज्वालामुखी होता है, भूस्खलन होता है
और पटल विपूरण बल में पर्वत निर्माण करीन होता है, यानी कि इसमें पर्वत का निर्माण होता है। जैसे कि ज्वालामुखी अगर फट जाएगा तो ज्वालामुखी के फटने से ही जितने प्रकार की पर्वत होती है उसका निर्माण होता है। दूसरा है बहिर्जनित बल। ये जो है अपर्दन और निक्षेपण के कारण होता है। यानी कि अपर्दन का अर्थ होता है कि छोटा छोटा मिट्टी का कण वायु हवा के कारण जो कि चट्टान वगैरह जो बनता है, और निक्षेपण यानी कि इसका एक कटाव होता है। ठीक है, ये होता है कहाँ, ये होता है कटाव नदी बहता हुआ जल में होता है, पवन होता है, समुद्री तरंग होता है, हिमनद में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फिर एक शब्दावली दिया गया है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। कहता है कि भूप्रपट्टी में अनेक बड़ी एवं छोटी कठोर असमान आकार की प्लेट होती है जिन पर महाद्वीप एवं महासागर होता है। क्या दोस्तों आपको पता है कि महासागर और महाद्वीप कितने प्रकार के होते हैं? तो महासागर जो है ये मुख्यतः 7 प्रकार के होते हैं। अब महाद्वीप जो है ये हम लोग लिख देंगे कि कितने प्रकार के होते हैं। कमेंट में आप लोग तो बताइए पहले कितने प्रकार के होते हैं। सॉरी दोस्तों, महासागर जो है 5 प्रकार का होता है, महाद्वीप जो है ये 7 प्रकार का होता है। ठीक है, ये महाद्वीप जो है कौन कौन सा होता है? ये होता है, पहला महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका, दूसरा है दक्षिणी अमेरिका, तीसरा है यूरोप, उसके बाद अफ्रीका है, फिर एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, फिर अंटार्कटिका है। अब महासागर कौन का है? महासागर है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिका यानी कि अंटार्कटिका यानी कि जिसको कि दक्षिणी महासागर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे फिर बोला है कि ज्वालामुखी भूप्रपट्टी पर खुला हुआ एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघला हुआ पदार्थ अचानक निकल जाता है। यानी कि ज्वालामुखी भूप्रपट्टी का एक छोटा सा भाग होता है जो कि कमजोर होता है, ज्वालामुखी फट कर वहां से निकल जाता है। ये देखिए ज्वालामुखी इसी प्रकार के दिखते हैं। ये देखिए ज्वालामुखी है, यहाँ से फट के आ रहा है, ओके ब्लैक पेन, यहाँ से फट के आ रहा है, ये निकास है, ये क्रेटर है, ये गैस वगैरह है जो यहाँ उड़ रहे हैं, ये लावा जो पिघल रहा है यानी पिघला हुआ मेग्मा को हम लोग लावा बोलते हैं। ये मेग्मा कोस्ट है, ये प्रॉपर्टी है, ये मेंटल है। ठीक है, ये देखिए कुछ शब्दावली दिया है। एंडो अंता एक्सो बाह्य, जो कि ये दोनों जोड़ के ऐसिक यानी कि जैनिक उत्पाद एक शब्द होता है जिसको कि अगर बाय चांस एंडो में ये जैनिक जोड़ेंगे, एक मिनट रुकिए, एंडो में अगर ये जैनिक जोड़ेंगे तो एंडोजेनिक हो जाएगा, और एक्सो में अगर जैनिक जोड़ेंगे तो एक्सोजेनिक हो जाएगा। ये दोनों ये इससे जोड़ दीजिए आप लोग, और ये जो है ये भी इससे जोड़ के ये जो बराबर हुआ है एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। ठीक है, आगे एक क्रियाकलाप दिया गया है। यहाँ बोलता है क्रियाकलाप में एक बर्तन ले उससे जल से भरकर ढक्कन से बंद कर दें तथा जल गर्म करने के लिए रख दें। अब कुछ मटर, चम्मच और मोती ढक्कन के ऊपर रख दें। क्या आप देखेंगे जैसे जैसे जल उबलता है ढक्कन भी हिलने लगता है। जो वस्तुएं आपने ढक्कन के ऊपर रखी है उसमें कंपन होने लगता है, दाना नीचे गिरने लगता है। चम्मच के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती, इसी भांति भूकंप भी आता है। यानी ये इसका कहने का तात्पर्य यही है कि एक आप लोग एक मिनट बताते हैं आपको। एक आप लोग स्टोव लीजिए, इसमें आग लगाइए, एक बर्तन लीजिए, इसमें पानी भरिए। ठीक है, पानी भरने के बाद क्या होता है, इस पे एक ढक्कन रखिए और इस पे मोती या एक चम्मच रखिए। ठीक है, एक चम्मच रखिए। जैसे जैसे ये पानी हीट होते जाएगा देखिए कि मोती जो हिलने लगेगा और चम्मच जो है ना इसमें कंपन होने लगेगा। आप लोग इसको घर में ट्राई कर सकते हैं। ठीक है,
आगे बोलता है कि इसी प्रकार स्थल मंडल प्लेटों की गति पर पृथ्वी की सतह पर भूकंप होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। भूप्रपट्टी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकट स्थान को अभिकेंद्र कहते हैं। अभिकेंद्र से कंपन बाहर की तरंगे के रूप में गमन करती है। अभिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होता है एवं अभिकेंद्र से दूर बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। आइए देखें कि अभिकेंद्र किसको बोलेंगे। ये देखिए, यहाँ डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। पहले उद्गम केंद्र यानी कि जिस स्थान पे यानी पृथ्वी के अंदर वाले भाग में जहाँ भूकंप हो रहा है ना, उसको उद्गम केंद्र कहते हैं। और जहाँ पे पृथ्वी जो है उसका जो भूकंप का प्रभाव जो है वो कम होता है, उसको अभिकेंद्र कहते हैं। यानी कि निकटतम जहाँ पे महसूस होता है पृथ्वी का कंपन, उसे अधिकेंद्र हम लोग कहते हैं। ये देखिए, ये प्लेट का सीमा है, ये प्लेट सीमा है, ये अधिकेंद्र है। और ये जो गोल 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 घूम रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से प्लेट का टकराव है। ठीक है। भूकंप कंप तरंगे सभी दिशा में बाहर की ओर निकलती है। आइए हम लोग देखेंगे कि ये तरंग तीन प्रकार के होते हैं। भू तरंगे तीन प्रकार की होती है। पहला पी तरंग है जिसके अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। फिर एस तरंगे जिसको कि अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। और तीसरा है एल तरंगे जिसको कि पृष्ठीय तरंग कहते हैं। अब जो तरंग जो है तीन प्रकार का है। पहला था हम लोग का पी तरंग। ठीक है। पी तरंग जो है उस समांतर गति में जाते जाएगा। और जो एस तरंग है वो कि अनुप्रस्थ तरंग, यानी कि एस तरंग जो है वो अनुप्रस्थ तरंग है। ये किस प्रकार की गति है? ये ऐसे जिगजैग यानी कि जिगजैग वाले मौसम में ऐसे गति करेगा। ठीक है। ये ऐसे करेगा, ऐसे 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 ऐसे, ये ऐसे ऐसे इसका मोशन होगा। ठीक है। फिर एल तरंग ये जो है सभी दिशाओं में, यानी कि ये जो है लिक्विड फॉर्म की दिशाओं में ऐसे ऐसे गति करेगा, ऐसी गति। ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे बोलता है यदि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, यानी कि भूकंप की भविष्यवाणी जो है संभव नहीं है, लेकिन यह हम पहले से तैयार हो सकते हैं। इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। स्थानीय लोग कुछ समान तरीके से भूकंप की संभावना का यानी कि अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कि जानवर का व्यवहार का अध्ययन करके, तालाब में मछलियों का उत्तेजन देख करके, सांपों का धरातल पे आना। ये सब तीन जो है ये तीन तरीके हैं जिससे कि भूकंप को पता लगाया जा सकता है। ये तीन तरीकों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। वैसा ही है कि एक जगह है जिसका जगह का नाम है भुज, यानी कि भुज शहर में एक प्रकार का भूकंप आया था, जो कि 26 जनवरी 2001 में भुज शहर में एक भूकंप आया था। अब भूकंप का तीव्रता यानी 6.9 था। इसका जो रेशियो जो है ये 6.9 था। इतना भयानक भूकंप आया था कि इसमें जो है कम से कम 971 छात्र और 31 शिक्षक की मौत हो गई थी। और ये जो है लैंडलाइन वगैरह, बिजली के खंभों वगैरह, जितने भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक चीज होती है, ये सभी जो है इसका क्षतिग्रस्त हो गया था और शहर में पूरे प्रकार के आग लग गए थे। यही एक एग्जाम्पल यहाँ बताया गया कि 2001 में किस प्रकार भूकंप आया था। आइए हम लोग देखेंगे कि ये देखिए गुजरात में भूकंप का एक दृश्य दिया गया है। यहाँ पे देखिए फोटो के माध्यम से गुजरात का एक भूकंप का दृश्य है, इसको आप लोग देख सकते हैं। आगे बोला है कि देखिए ये डायग्राम, ये वाला आपको याद रखना है। ठीक है। कि बोलता है कि भूकंप का ताप एक यंत्र से मापा जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। यानी भूकंप का जो तापमान यानी कि मापन होता है कि भूकंप किस जगह आ रहा है, ये
भूकंप लेखी यंत्र से मापा जाता है और इसका तीव्रता यानी कि तीव्रता कहने का मतलब है कि रिक्टर स्केल से मापा जाता है। तीव्रता यानी इसका अर्थ होता है कि भूकंप कितना आ रहा है, यानी कि उसका एक रेशियो होता है, कहाँ पे ज़्यादा भूकंप आ रहा है, कहाँ पे कम आ रहा है। अगर भूकंप का तीव्रता 2.0 है तो इसका प्रभाव जो है बहुत कम होगा। अगर 5.0 है तो इसका प्रभाव अधिक, थोड़ा उससे अधिक होगा। अगर 6.0 है तो और अधिक होगा। अगर 7.0 है तो इसका मतलब कि इतना ज़्यादा प्रभाव होगा कि पूरा जो है टावर वगैरह कहीं पे आग लग जाए, पूरा धरती फटने का संभावना आ सकता है अगर 7.0 भूकंप आ गया तो। ये देखिए भूकंप लेखी ये जो है ये यंत्र है, इस यंत्र से भूकंप को मापा जाता है। यानी कि भूकंप मापा नहीं जाता है, यानी कि भूकंप जो है उसकी यानी कि उसका पता लगाया जाता है कि कहाँ पे भूकंप आने की संभावना है। ये कुछ क्रियाकलाप दिया गया जिसको आप कर सकते। बोला गया कि भूकंप के पश्चात समाचार के मुख्य समाचार के रूप में गया भूकंप एक मिनट के हाँ भूकंप एक वस्तु स्थिति अध्ययन से इस प्रकार घटना यानी कि एक सूची बनाने दिया गया है। बोलता है कि कल्पना करें यदि स्कूल के समय के बीच अगर भूकंप आ गया तो आप लोग कैसे बचेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ भूकंप से बचने का तरीका क्या क्या है वो जानेंगे। भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय लें, यानी कि कहाँ पर स्थित हो जाएं हम लोग, कैसे किस प्रकार। सुरक्षित स्थान रसोई के काउंटर या मेज के नीचे नीचे दीवार के अंदरूनी कोनों पे। इनमें से कुछ आग यानी कि इनमें से कुछ जगह जिसमें आग लगता है, आग वाले स्थान पे नहीं रहना चाहिए। चिकनी के यानी कि चिकनी के आसपास नहीं रहना चाहिए। टूटने वाले सामान के आसपास नहीं रहना चाहिए। खिड़की के आसपास नहीं रहना चाहिए। दर्पण के आसपास यानी दर्पण यानी कि शीशा के आसपास नहीं रहना चाहिए। और फ्रेम यानी कि फ्रेम जो है वो भी शीशा का ही बना रहता है, उसके आसपास भी नहीं रहना चाहिए। पहले से तैयार रहना चाहिए कि पहले यानी कि अपने दोस्तों को आमंत्रित कर दे कि भूकंप आने वाला है। मेन चीज़ें जो है जो कि जिससे कि आपको क्षति हो सकती है वो चीज़ों को आप हटा सकते हैं। और आप रिश्तेदारों को कॉल कर दे कि भूकंप आने वाली है इतना टाइम में, इस यानी कि अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे कुछ मुख्य स्थलाकृति का नाम दिया गया। अपक्षय यानी कि अपर्दन, यानी कि दो यहाँ शब्द दिया अपक्षय और एक दिया गया है अपर्दन दिया गया। ठीक है, अपक्षय यानी कि जिसका कि क्षय यानी टूटना होता है। अपर्दन यानी कि जो कि बोले गए थे हवा मिट्टी वायु यानी एक स्थान दूसरे स्थान जो नमी जो जम जाता है उससे ही अपर्दन कहते हैं। यानी नामक दो प्रक्रमों द्वारा भूदृश्य लगातार विघटित होता रहती है। पृथ्वी की सतह पर सेलों के टूटने से अपक्षय होता है, यानी कि सेलों का जो टूटना होता है उसे अपक्षय कहते हैं। भूदृश्य पर जल पवन एवं हिमनद जैसे विभिन्न घटनाओं के द्वारा होने वाला क्षय को अपर्दन कहते हैं। यानी कि जो चीज जल वायु एवं हिमनद के द्वारा होगा वो अपर्दन कहलाएगा। और जिसका कि टूटाव होगा यानी जिसका क्षय होगा उसको अपक्षय कहेंगे। ठीक है, वायु और जल आदि अपरदित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। एक मिनट रुकिए। अपर्दय एवं निक्षेपण स्थान के ये क्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करता है। यानी जो ये घटना होता है, दो प्रकार की घटना हम लोगों ने इसमें पढ़ी। पहला है अपक्षय एवं अपर्दन। इसके कारण क्या होता है कि विभिन्न प्रकार का स्थल का निर्माण होता है। ठीक है, आगे हम लोग को बोला गया, एक मिनट ये हम लोग वाईफाई पहले बंद कर देते हैं वरना मैसेज आना बंद नहीं होगा। हाँ,
एक देखिए, एक फिर बोला गया कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखिएगा आप सब। आगे बोला गया कि विश्व में 1000 छोटे छोटे जल प्रांत है। सबसे ऊंचा जल प्रांत दक्षिण अफ्रीका के वेजुएला एंजोल जल प्रांत है। अन्य जल प्रांत उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जल प्रांत और अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जल प्रांत है। जल प्रांत पता है आप लोग को किसको कहता है? सबसे यानी जल प्रांत किसको कहता है बताइए? जल प्रांत उस जगह को कहता है ऊंचाई वाले स्थान से जहां से जल गिरता है ना, उसी को हम लोग जल प्रांत कहते हैं, ऊंचाई वाले भाग से। आइए नदी का हम लोग कार्य के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। आगे बोलता है कि नदी के जल से दृश्य भूमि पर अपरदन होता है। जब नदी किसी बड़े ढाल पर वाले स्थान से अत्यधिक कठोर सेल या खड़े ढाल वाले घाटी में गिरती है तो इसे जल प्रांत कहते हैं। अत्यधिक कठोर सेल या ढाल वाले क्षेत्र से जो चीज यानी जो अत्यधिक ढलान यानी कि ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्र से कोई चीज पानी वगैरह गिर रहा है तो उसे हम लोग जल प्रांत के नाम से जाने जाता है। ठीक है, ये देखिए, ये कठोर सेल जल की शक्ति के द्वारा मृद सेल। आगे कहा गया है जब नदी मैदान क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोर मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं मोड़ों को विसर्प कहते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारे पर लगातार अपरदन एवं निक्षेपण होता है, यानी कि कटाव होते रहता है। जल के द्वारा, नमी के द्वारा कटाव वगैरह होने लगता है। यहाँ पे एक स्थान से दूसरे स्थान बालू चले जाते हैं। विसर्प लूप के सिर निकट आते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं, एक अलग झील बन जाता है जिसे चांप झील कहते हैं। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्र में बाढ़ आ जाता है। बाढ़ के कारण नदी के घाटों के निकट क्षेत्र में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थ का निक्षेपण करती है। ऐसे मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इसे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। नदी के उत्थित तटों से तटबंध संबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रभाव धीमी हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाता है। इसका कहने का अर्थ यही हुआ कि ये देखिए, देखते हैं यहाँ पे, ये नदी है, ठीक है। यहाँ से पानी 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 जा रहा है, पानी 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 जा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि ये नदी का जो एक हिस्सा है धीरे 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 छोटा 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 होते यहाँ से ऐसे होगा। क्या होगा, ये नदी का भाग जो है यहाँ से ये भाग कट गया तो ये भाग ऐसा हो गया, कटा हुआ भाग। तो यही भाग क्या कहलाता है? चांप झील। यही भाग कहला जाता है हम लोग का चांप झील। देखिए है ना, यहाँ पे यही भाग हो गया चांप झील, ठीक है। अगला बोलता है कि जिनको वितरिका भी कहा यानी कि वितरिका भी कहता है। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका मुहाने का निर्माण करती है। मुहाने के अवसाद के संग्रह को डेल्टा कहते हैं। यानी कि नदी का जो एक बहाव होता है उसमें क्या होता है कि नदी का जो बहाव होता है उसमें होता है क्या कि
कोई देखिए कि ऐसे नदी बना, ठीक है, समुद्र में जाते जाते गया जाते गया जाते गया जाते गया। ओके, पेज ले लेते हैं एक हम लोग। ये एक बड़ा सा नदी है, यहाँ से एक मुहाना गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, ये जाते 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 क्या होता है, इधर कभी बटा, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर बट गया। आएगा, नदी जब बहता है तो जरूरी नहीं कि सिर्फ पानी ही लेके आता है, मल मर कचड़ा वगैरह घास वास सब लेके आता है। आते ही क्या होता है, किनारे पे जब वहाँ किनारे पे जो कोई पत्थर वगैरह जब यहाँ रहता है तो यहाँ के रुक जाता है, धीरे 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 ये क्षेत्र क्या होता है, कचड़ों से भर जाता है। यहाँ पे क्या होता है, एक डेल्टा का निर्माण हो जाता है। यही बात यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। आगे बोलता है कि समुद्र तरंगे के कार्य, यानी कि समुद्र जो तरंग है उसका क्या कार्य होता है वो जानेंगे। समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृति बनाते हैं। समुद्री तरंग लगातार सेलों से टकराती है जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती है, इसका गुफा होता जाता है, यानी कि समुद्री गुफा होता जाता है। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है, जिसे तटीय मेहराब कहते हैं। लगातार अपर्दन छत को तोड़ भी देता है और केवल दीवार बचती है। दीवार जैसे इन आकृतियों को अस्टेक कहते हैं। समुद्र जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलियों तटों को समुद्री भृगु कहते हैं। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती है। यानी कि होता क्या है इसमें कि समुद्र में कभी कभी क्या होता है कि बड़ा बड़ा पत्थर वगैरह जब आ जाता है तो समुद्र में ही रह जाता है, और पानी का बहाव इतना होता है कि ये क्या होता है, कभी कभी पत्थर तोड़ भी देता है और एक गोल आकार बन जाता है, जैसे कि समुद्री गुफा बन जाता है। समय के साथ क्या होता है, धीरे धीरे वो गुफा बहुत बड़ा होते जाता है। नदी का बहाव के कारण पानी उस गुफा के अंदर से निकलते जाता है, और होता है क्या, ये गुफा जो पानी से निकल रहा है धीरे 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 यहाँ से कट जाता है, और धीरे धीरे कटने के बाद ये एक पतला पुल टाइप का बन जाता है। और एक समय जब आता है तो ये क्या होता है कि ये गुफा जो है, पुल तो बन गया और क्या होता है फिर बाद में ये गुफा अपने आप विलुप्त हो जाता है, ठीक है। आगे है हिमनद का कार्य के बारे में हम लोग जानेंगे। बोलता है यहाँ हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियां होती है। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलास्मिक मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है। गोलास्मिक मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपरदन करती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करता है। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और ये समुद्र झील बन जाता है। हिमनद के द्वारा लगाए गए पदार्थ जैसे छोटे छोटे सेल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपण होते हैं। ये निक्षेपण हिमनद हिमोड़ का निर्माण करता है। यानी कि एक शब्द यहाँ आता है गर्त। गर्त का अर्थ होता है कि जब हिमनद में बर्फ बहुत सारा जम जाता है तो एक स्थान का वो निर्माण करता है, जहाँ से क्या होता है कि कभी कभी बर्फ अगर ज़्यादा हो जाएगा तो सूर्य का प्रकाश उसमें पड़ता है, तो जिससे कि वह बर्फ जो है उस स्थान से पिघल के इस स्थान से आ जाता है। इसी को हम लोग गर्त का नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब थोड़ा ही देर बचा है, थोड़ा देर में खत्म हो जाएगा। लास्ट टॉपिक है इसका। आगे है पवन का कार्य। क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? बात अच्छा दोस्तों, एक कमेंट बताइए कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ पर है। इस बात को आप कमेंट में बता सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ है।
बालू टिब्बे के कुछ चित्र एकत्रित करे और प्रयास करे, यानी कि बालू का जो ढेला होता है उसको बोलता है कि एकत्रित करने के लिए, ठीक है। रेगिस्तान में पवन अपरदन निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के सेल देखते हैं, उन्हें सामान्य छत्रक सेल कहते हैं, यानी कि छाता के आकार का सेल। जैसे कि ये है ना, एक मिट्टी का ढलान हो जाता है, कैसे परछाई वगैरह आने लगता है। पवन के सेल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसे सेल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तरीय होते हैं। पवन चलने पर ये अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बना देती है, इसको बालू टिब्बा कहते हैं। चित्र 3.10 में देख सकते हैं, ये बालू टिब्बा है, इसको बालू टिब्बा के नाम से हम लोग जानते हैं। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो बालू उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जाती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाता है तो इसे लोएल कहते हैं। लोएल चीन में विशाल लोएल निक्षेप पाए जाते हैं, यानी कि लोएल जो है वो चीन में पाया जाता है। देखिए दोस्तों, चैप्टर खत्म हो गया। आगे क्वेश्चन आंसर है, देखिए दिया गया है। अगला वीडियो में हम लोग इसका भी क्वेश्चन आंसर कर देंगे, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक करें और कमेंट करें और बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा, और अगर कुछ वीडियो में कमी है तो ये भी कमेंट में आप लोग बता सकते हैं। अगर आप लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखा है तो वो भी देख लें। हम लोगों ने पहला दूसरा चैप्टर का क्वेश्चन आंसर और पाठ पुस्तक को भी हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा दिया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।